चैप्टर में जो है वीडियो में देख लिया था पूरा का पूरा अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि अफ्रीका में क्या क्या था, अपार्थाइड की क्या कंडीशन थी वहाँ पे, किस तरीके से वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब जो है अब फिर हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, साउथ अफ्रीका को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, ये सारा हमने देख लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये इनके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी चांसेस हैं कि इनके बारे में पूछा जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनका जन्म गुजरात में हुआ था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी तो इनका ही है, और ये हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट के। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब है जब संविधान बन रहा था और पहले इलेक्शंस नहीं हुए थे, उससे पहले जो सरकार थी उसको हम इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। ये लॉयर थे, एक वकील थे, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है इनका इंडिपेंडेंस से पहले वो रहा बारदोली पीस एंड सत्याग्रह में, वहीं पर इनको सरदार का टाइटल मिला था, इसलिए मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। बारदोली पीस एंड सत्याग्रह, बारदोली एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह किया था। और फिर बाद में जो है हमारे देश के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने, और हमारे जो बहुत सारे थे ना रजवाड़े थे, हमारा देश आज़ादी के टाइम पे कई सारे हिस्सों में, सिर्फ 2 हिस्सों में नहीं बटा हुआ था, उस टाइम पर कई सारे हिस्सों में बटा हुआ था। तो इन्होंने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही बहुत सारे राज्यों को हमारे देश में जोड़ा था। नेक्स्ट आते हैं अबुल कलाम आज़ाद। सबसे इम्पोर्टेंट इनके लिए जो हमें जानना है वो है कि ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे, कांग्रेस के लीडर थे, और ये भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। ये साइड में जो आपको दे रखे हैं ना मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारे के सारे जो हमारा संविधान बना था ना, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें ये सब मेंबर्स थे। नेक्स्ट आता है टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी तमिलनाडु में इनका बर्थ हुआ था, और ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे यूनियन कैबिनेट के, और ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, इसका मतलब यह है जो हमारा संविधान बनाया गया था कि क्या क्या उसमें प्रोविजन होंगे, उससे पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ड्राफ्ट होता है कि मतलब इस तरीके से पूरा हमारा बनेगा, जैसे कि समरी, पहले मेन पॉइंट्स बता दिए कि ऐसा ऐसा आंसर लिखा जाएगा, और फिर आंसर लिख रहे हैं, तो जो पॉइंट्स आपने बनाए होते हैं वो ड्राफ्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसी तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट का सर्कमस्टांसेस में, काफ़ी दिक्कतों के टाइम पर ये बना था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था, मतलब हमारे देश का संविधान बनाना इतना मुश्किल क्यों था? क्योंकि हम बहुत इंडिया बहुत ही बड़ा देश है और बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स भी है, मतलब कई सारे धर्म, कई सारी जातियाँ, कई तरीके के भाषाएं, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं हमारे देश में। तो इसलिए इस तरीके के देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं होगा। और उस टाइम पर लोग जो हैं वो एक अलग ही, मतलब हम लोग पहले गुलाम थे, तो यानी कि हम लोग सब्जेक्ट थे। किसके? हम लोग ब्रिटिश एम्पायर के सब्जेक्ट थे, उनके गुलाम थे, और सब्जेक्ट से, गुलाम से हम लोगों को स्वतंत्र हो रहे थे, मतलब हम लोग को आज़ादी मिल रही थी। तो हम लोग स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू द स्टेटस ऑफ सिटीजन, अब हम नागरिक बनने जा रहे थे। कंट्री मतलब एक नई ही कंट्री बनने वाली थी, एक नया देश बनने वाला था। और बंटवारे के बाद ये बना था, रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से मुसलमान और हिंदुओं के बेसिस पर बंटवारा किया गया था, और इससे बहुत ही ज़्यादा दंगे भी देश में फैले थे। ऐसा माना जाता है कि आज़ादी के टाइम पर कम से कम 10 लाख लोगों की जो है मौत हुई थी, दोनों साइड पर, पाकिस्तान इंडिया का मिला करके देखें, बॉर्डर पर लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो गई थी। एक और प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिश ने बहुत सारे, जैसे हम लोगों ने देखा ना प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही इन प्रिंसली स्टेट को जोड़ने का काम किया था। ब्रिटिश ने एक और हमारे सामने दिक्कत छोड़ी थी, वो ये थी कि इन्होंने क्या कह दिया था, जो राजा वगैरह थे, कि अगर आपको इंडिया के साथ जुड़ना है तो इंडिया के साथ जुड़ जाओ, पाकिस्तान के साथ जुड़ना है तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ, और नहीं तो अगर इंडिया पाकिस्तान दोनों के साथ जुड़ने का मन नहीं है तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, अकेले भी रह सकते हो, अपना अलग देश बना सकते हो। और इसी वजह से कश्मीर का मुद्दा आज तक हमारे देश में इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहा है, इसी वजह से, क्योंकि इंडिपेंडेंट रह सकते हो वाली चीज़ से, या इंडिया पाकिस्तान में मिल जाओ, है ना। तो ये बड़ी दिक्कत का टास्क रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, When Constitution was being written, the future of country did not look as secure as it does today. और जब हमारा संविधान लिखा गया था ना, तो उस समय पर हमारा देश का जो नक्शा था, ऐसा लगता था कि भाई अच्छा होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता था, बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, उन्हें भी मतलब समझ में नहीं आता था कि किस तरीके से हमारे देश में चीज़ें आगे चलेंगी, कैसा सब कुछ रहेगा। पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन की किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया।
सारी की सारी डिफ़िकल्टीज़ के, दिक्कतों के बावजूद भी काफ़ी सारे एडवांटेज थे। जैसे कि अनलाइक साउथ अफ्रीका में क्या था, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस अमंग व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। मतलब लोगों, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे ना, उनके मन में कोई भी वो नहीं थी अलग कि भाई देश डेमोक्रेटिक होगा या नहीं होगा, राइट टू वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें नहीं थी। काफ़ी सारी चीज़ों के बीच में ना कंसेंसस पहले से बन गया था। कंसेंसस का मतलब होता है कि एक मत हो जाना, एक मत। हर कोई, जैसे कि सब कह रहे थे कि हमारा देश एक डेमोक्रेसी होगा, एक लोकतंत्र होगा, सबके पास वोट देने का अधिकार होगा। इस तरीके की बातें हम लोगों ने बहुत पहले ही एक दूसरे ने सबसे मिलकर के मान ली थी और सब इसी तरीके से चाहते थे। ये सब फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ही इवॉल्व होकर के आ गया था। नेशनल मूवमेंट जो था वो सिर्फ एक स्ट्रगल, फॉरेन रूल के खिलाफ स्ट्रगल नहीं था, बल्कि वो स्ट्रगल था अपनी कंट्री को नया करने का, सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को एक नई शेप देने का भी ये स्ट्रगल था। और इसने हमारे इंडिया को एक नया रास्ता दिखाया, और जो कि हमारे अंदर चीज़ें, मतलब इंडिपेंडेंट रहने की चाहत, हमारी जो है फ्रीडम की और अपनी ओपिनियन बनाने की, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। 1928 के टाइम पर ही ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1928 के टाइम पे ही मोतीलाल नेहरू और 8 और कांग्रेस के लीडर्स की एक कमेटी बनी थी और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और 1931 का जो रिजोल्यूशन हुआ था कराची सेशन में, INC का जो कराची सेशन था, उसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब एक तरीके से कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लुक लाइक, मतलब इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन लुक लाइक। तो कराची सेशन था 1931 का, उसमें ही हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के नेताओं ने डिसाइड कर लिया था कि किस तरीके का हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। 1928 में मोतीलाल नेहरू की कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा था और उसके बेसिस पे सब लोगों ने अपना मत बना लिया था कि कैसा हमारे देश का संविधान होगा। ये दोनों के दोनों जो डॉक्यूमेंट हैं, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले जो नेहरू की कमेटी, मोतीलाल नेहरू की कमेटी, और फिर उसको जब सब लोगों ने देख लिया था अच्छे से और उस पर एक मत हो गए थे, तो सब लोग इस बात को तो बिल्कुल मानते थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि सबको वोट देने का अधिकार तो हम ज़रूर ही देंगे, और क्या हम राइट टू फ्रीडम देंगे, सबको फ्री रहने का अधिकार, सब बराबर होंगे ये अधिकार, हम लोग माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, इसमें ये सारी की सारी चीज़ें तो ज़रूर होंगी। और कुछ बेसिक वैल्यूज़ जो थी, जो सारे के सारे लीडर्स ने एक्सेप्ट कर ली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने से पहले ही। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 1946 में बनी है, और 1931 के टाइम पे ही उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हमारे देश में सबको वोट देने का अधिकार होगा, सबको फ्रीडम होगी, सब इक्वल होंगे, माइनॉरिटीज जो धर्म जनसंख्या में कम है उनको भी सारे के सारे हक दिए जाएंगे। तो आगे है, देखिए, फेमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल ऑल्सो हेल्प डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। अब इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन किस तरीके से हमारे देश में कामकाज चलेगा, तो सब लोग, जो ब्रिटिशर्स जिस तरीके से चला रहे थे उस सब से तो सब फेमिलियर थे ही, उसको तो सब जानते ही थे, तो हाँ, उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। मगर द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू फ्यू। ब्रिटिश रूल ने वोटिंग राइट्स, मतलब वोट देने का अधिकार, बहुत ही कम लोगों को दिया था, और इसलिए उनका जो लेजिस्लेचर था ना, जो कानून बनाने की एक बॉडी थी, वो काफ़ी वीक थी। जो इलेक्शन हुए थे 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए और मिनिस्ट्रीज़ के लिए, वो भी पूरी तरीके से आप डेमोक्रेटिक नहीं मान सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। बट एक्सपीरियंस क्या हुआ ना, कि ये सारे इलेक्शंस देख के, ये सारी चीज़ें देख के हमारे देश के नेताओं को एक्सपीरियंस हो गया। तो दैट इज़ वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे संविधान में इससे बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। इंपॉर्टेंट है काफ़ी सारे, कई सालों तक सोच विचार चला, फिर उसके बाद मतलब एक ढांचा सा तैयार किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे लीडर्स के पास पूरे के पूरे लोगों का कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जो ये लीडर्स थे जिन्होंने संविधान बनाया था, यही तो हमारे स्वतंत्रता के सेनानी भी थे। स्वतंत्रता में भी इन्हीं लोग लीडरशिप में लोग काम कर रहे थे, तो इन सब पे पूरे देश के लोगों को भरोसा था। काफ़ी सारे लीडर्स जो हैं, वो फ्रांस का जो आइडिया था ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा है चैप्टर 1 में, तो काफ़ी सारे लीडर्स को इंस्पायर्ड थे ये जो फ्रांस का ना आइडियल्स थे, रिवॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन। देखिए, फ्रांस के जो आइडियल्स थे, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इससे बड़ा इंस्पायर्ड थे लोग हमारे देश के।
नेता। और ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है जिसमें हेड पीएम होता है और 2 हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा टाइप्स के, ठीक है। और बिल ऑफ राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट्स जो हमें गिवन है वो हम लोगों ने यूएसए से लिए हैं। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन जो कि हुआ था रशिया में, ठीक है, उससे भी काफ़ी सारे हमारे देश के लोग इंस्पायर हुए थे, जिससे हम लोगों को सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन जो था ना उसमें यह हमें बताता है कि सोसाइटी में सब इक्वल होंगे और इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी, पैसे के मामले में भी सब बराबर होंगे। ये हम लोगों को रशियन रिवॉल्यूशन से देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट वो करना चाहते थे, पर चीज़ें इतनी भी आसान नहीं थी। बट ये सारे की सारी चीज़ें दिमाग में रख करके ही हमारा संविधान बनाया गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भाई हु देन वर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन लोग थे जिन्होंने इंडिया का संविधान बनाया था। आप लोगों को ब्रीफ स्केच मिलेगा कि किस किस लोगों का इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये 3 बार चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। फिर 3 बार जो है ये प्रेसिडेंट रहे थे कांग्रेस के और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के। तो कांग्रेस का क्या होता था ना, आपने क्लास में पढ़ाई होगा कि कांग्रेस काफ़ी सारे आंदोलन करती थी, मीटिंग करती थी, तो जब वो मीटिंग किया करती थी तो एक प्रेसिडेंट चुना करती थी। तो उसके 3 बार राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट रहे हैं। और इंडिपेंडेंट इंडिया जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद भी सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है वो राजेंद्र प्रसाद ही रहे थे। तो देखिए, द ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब जो ड्राफ्टिंग होती है डॉक्यूमेंट की, मतलब जैसे कि संविधान बनाने का काम जो है ना वो काफ़ी सारे लोग मिल करके करते हैं। और हमारे देश में जिन लोगों ने ये काम मिल करके किया था उन्हीं को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला था। अब इलेक्शंस जो हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वो हुए थे जुलाई 1946 में। तो देखिए, जुलाई 1946 में ना इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इसकी फर्स्ट मीटिंग, इलेक्शंस हो गए थे 1946 में, बट फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई। और इसके बाद ही आपको पता है 1947 में तो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज का भी बंटवारा हो गया था। तो फिर हमारा संविधान जो था, हमारे संविधान के जिन लोगों ने लिखा है, बनाया है, 299 मेंबर्स रह गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। और हमारा संविधान हम लोगों ने कब अडॉप्ट कर लिया था? वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो लगभग हमें लगभग 3 इयर्स का समय लगा था अपना संविधान बनाने में, क्योंकि देख लीजिए ना आप, कब बनाना स्टार्ट करा था हम लोगों ने? 3 दिसंबर लगभग, 3 मतलब दिसंबर के एंड वेंड टाइम से 17 और उस टाइप से हमने स्टार्ट करा था। और 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट ले आए थे। हमने मान लिया था कि हाँ चलो हमने इसको मान लिया है पूरा का पूरा। और फोर्स में कब आया कि पूरे देश इसमें जो रूल्स लिखे हुए हैं अब सब पर लागू होंगे, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। पूरे साल में एक बार आता है 26 जनवरी, और उसको हम लोग अपने गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं, रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। अब हम लोगों को क्यों एक्सेप्ट करनी चाहिए? जो 6, अब तो 6 रह दीजिए, अब तो कर लीजिए कि 8 डिकेड, लगभग 7 डिकेड, 70 साल हो गए ना। डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स। तो लगभग 70 साल पहले ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया था, इसको हमें अब क्यों मानना चाहिए भाई? ऐसा क्यों माने हम इसको? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लोगों की, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनकी ही सोच को, उनकी समझ को नहीं दिखाता है, बल्कि ये तो पूरे देश के लोगों की समझ को, सोच को दिखाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ही तो, वही हमारे ही तो नेता थे, हमने ही उन्हें चुन करके भेजा था। और वो हर सोशल ग्रुप से आते थे, मतलब सिर्फ एक सोशल ग्रुप से वो नहीं आते थे कि सिर्फ अमीर लोग हैं, मगर ऐसा नहीं था। सारे लोग, हर सोशल ग्रुप के सेवरल ग्रुप्स जो हैं उन्होंने क्वेश्चन किया सम प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हर ग्रुप के लोग आते थे और कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को सबने क्वेश्चन किया कि ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, इस तरीके से। मगर किसी भी लार्ज ग्रुप ने या फिर पॉलिटिकल पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमिटी को कभी भी वो नहीं किया क्वेश्चन। लेजिटिमिटी का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सही है या गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन गलत ही है, ये बात कभी भी आज तक किसी भी पार्टी ने, किसी भी ने भी नहीं बोली है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है हमारे लिए, हमारे संविधान के लिए। सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्ट, देखिए पहला रीज़न जो है एक्सेप्ट करने का कॉन्स्टिट्यूशन को, वो ये है कि हम लोगों ने खुद ही बनाया है। फर्स्ट रीज़न टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट इज़ क्रिएटेड बाय आर पीपल ओनली, हम लोगों ने ही इसको मिल करके बनाया है। सेकेंड रीज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को दिखाता है। एक है हमारा कि कॉन्स्टिट्यूशन
कोई मतलब सब उसको एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा है कि लोगों ने ही इसको मिलकर के बनाया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भले ही डायरेक्टली नहीं चूज करी गई थी, मगर इसमें जो लोग थे सारे के सारे वो किससे आए थे? जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शन हुए थे 1946 के टाइम पर, उसी से ही इलेक्शन उन लोगों ने ही चुना था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे उनको। तो मतलब एक तरीके से हर जो देश के हर इलाके के से लोग इसमें आते थे, और असेंबली भले ही कांग्रेस से डोमिनेट होती थी मगर बाकी सारे जो पार्टी के लोग थे वो भी थे। कांग्रेस में खुद ही भाई इतने सारे ग्रुप्स और ओपिनियंस थे, कुछ लोग अलग अलग धर्म के लोग थे, मतलब हर धर्म के लोग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, और हर धर्म के लोग आदमियों के साथ उस धर्म की औरतें भी थी, अनटचेबल्स भी थे, सवर्ण भी थे, और हर अलग अलग धर्म के क्रिश्चियन, मुसलमान और पारस, मतलब हर धर्म का हर एक तबके का इंसान हमारे संविधान निर्माताओं में से एक था। ठीक है, तो काफ़ी सारे मेंबर्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस के थे, बट काफ़ी सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग कास्ट, क्लास, रिलीजन, ऑक्यूपेशन अलग अलग से वो बिलोंग करते थे। और इवन इफ उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे नहीं सिलेक्ट किया गया था, बट अगर करते भी ना, हम लोग वोट देते तो भी वही लोग जीत करके आते। फाइनली मैनर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क्स गिव सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सैंक्टिटी मतलब पवित्रता, मतलब जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वर्क किया है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, हमारे संविधान को एक तरीके से पवित्रता देती है। और इतना सिस्टमैटिक वे में किया है ना, और ओपन होता था, डिबेट्स होती थी ओपन बिल्कुल। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको जो है हेड किया था। इन्होंने भी मतलब क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक क्लॉज, एक एक शब्द जो संविधान में लिखा हुआ है वो संविधान सभा में पढ़ा गया। मेंबर्स डेलिब्रेट करते थे, मतलब मेंबर्स ने मीटिंग करी 114 दिन पहले, तो अपने अलग अलग मीटिंग्स पे काम करते थे, फिर पूरी की पूरी सभा मिलती थी, 299 लोग मिलते थे आकर के, एक एक शब्द पढ़ा जाता था, एक एक शब्द पे डिबेट होती थी। और वो जो डिबेट्स हैं वो आज भी प्रिजर्व करके रखी हुई है, लगभग 12 बल्कि वॉल्यूम्स, मतलब 114 दिन में जो जो एक एक शब्द जो भी बोला गया था वो भी लिखा गया है, और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स में है, बहुत ज़्यादा नंबर में वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट है। और आज भी अगर हम लोगों को कुछ दिक्कत होती है इंटरप्रेट करने को कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को ही खोल करके पढ़ा जाता है समझने के लिए कि क्या है ये सब। अब आता है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइडिंग वैल्यूज़ क्या हैं? इस बुक में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के बारे में पढ़ा, और भी चीज़ें पढ़ी। अब हम लोग एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलोसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से किस बारे में है, अब हम ये पढ़ेंगे। हम लोग ये समझ सकते हैं इसको मतलब पढ़ करके कि क्या क्या मेजर जो लीडर्स थे, द व्यूज ऑफ सम ऑफ आर मेजर लीडर्स ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे काफ़ी सारे, उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि बलदेव सिंह हैं, बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं यूनियन कैबिनेट के, और इन्होंने लीडर थे किसके? अकाली दल के पंजाब में। ठीक है, इससे पहले हमारे पास देखिए ये जी दुर्गाबाई देशमुख। अब जी दुर्गाबाई देशमुख जो हैं ये आंध्र प्रदेश की थी, और इन्होंने चेयरमैन रही है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की। और यहाँ पे हमारे रह गए थे हमने, हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी है ना, जो एच.सी. मुखर्जी हैं आज की जो वो है ना बीजेपी, उसके ही उसका पहले का था हमारा, अच्छा ये तो एच.सी. मुखर्जी हैं, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में भी आगे आएगा। ये इनका बंगाल में जन्म हुआ था, और ये कांग्रेस के लीडर थे, और बाद में गवर्नर बन गए थे वेस्ट बंगाल के। फिर आते हैं जयपाल सिंह, ये जो फर्स्ट कैप्टन थे, जो फर्स्ट हॉकी की टीम थी ना उसके ये कैप्टन थे, और इन्होंने अपनी झारखंड पार्टी बनाई थी, ये भी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो हमने देख लिया था कि सत्याग्रह से रिलेटेड, चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड थे, और हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये थे। अब गाइडिंग वैल्यूज़ क्या हैं? हमारी गाइडिंग वैल्यूज़ जो हैं वो यही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हमसे कहता है, क्या क्या हमारे संविधान में लिखा हुआ है, जिसको देख करके हम लोगों को उसका अनुसरण करना चाहिए, उसी को देख करके चीज़ें आगे हमें बढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पर इतना कुछ भी, ये वाला जो पार्ट है इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्रीम एंड प्रॉमिस, ड्रीम क्या है हमारे संविधान का, और हमारा प्रॉमिस क्या है। आप लोगों ने इतने सारे, मैंने आपको बताया जो स्केचेस के बारे में, कई सारे लोगों के बारे में बताया, बट आपने देखा कि गांधी जी इसमें नहीं थे। महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, मगर फिर भी उनके जैसे विचारधारा रखने वाले या फिर उनकी विचारधारा बिल्कुल फॉलो करने वाले काफ़ी सारे लोग हमारे संविधान सभा में मौजूद थे। उनके एक मैगजीन चलाते थे गांधी जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी एक मैगजीन चलाते थे, यंग इंडिया। 1931 में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, जैसे कि
ये उन्होंने लिखा कि अगर कोई भी इतना मैं ऐसी बता देती हूँ, अगर हमारे देश में हाई क्लास लो क्लास का डिफरेंस बना रहेगा, गरीब लोगों के पास आवाज़ नहीं होगी और कम्युनिटी में अनटचेबिलिटी रहेगी और लोग शांति से नहीं रहेंगे, तब तक मैं मानता हूँ कि इस देश में जो है पूरी तरीके से देश के नैतिक मूल्य, जो हमारे संविधान की चीज़ें होंगी या फिर देश में जो आइडियल्स हम चाहते हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। अगर कोई भी इंसान खुश नहीं है, मतलब कि अनटचेबिलिटी है देश में, लोग शराब पी रहे हैं और विमेन और मैन के पास बराबर राइट्स नहीं है, तो हमारे देश एक आप सक्सेसफुल नहीं उसको मान सकते हैं। तो ड्रीम जो था ना वो ये था, जैसे गांधी जी का ड्रीम था इनइक्वालिटी को मिटाने का, इसी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर का भी यही था इनइक्वालिटी को मिटाने का। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो तो हेड थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के नहीं, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में भी, बट ये गांधी जी के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थे। और तो ये अपनी जब उन्होंने संविधान पूरा बना लिया था उसके बाद ये 26 जनवरी 1950 को बोलते हैं कि जो हम लोग एक मतलब बहुत ही बुरे फेज से निकल के आए हैं, गुलामी से निकल के आए हैं, बट हमारी जो अब आगे की जो आज़ादी है ये कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई है। मतलब क्या है कि एक तरफ हम लोग इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है हमारे देश में वो नहीं है। हमारा सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल अलग है, तो ये बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात हो जाएगी। और जब तक ये चलता रहेगा कि हर किसी को, मतलब हमने 1 पर्सन तो हमने दे दिया, बट 1 पर्सन 1 वैल्यू अगर हम नहीं करेंगे, हर इंसान की बिल्कुल बराबर वैल्यू नहीं होगी, तब तक हम लोग जो हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमने अचीव करी है उसको हम लोग पूरी तरीके से सक्सेसफुली नहीं मना पाएंगे। ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बीजेपी के फाउंडर, पहले जनसंघ थी बीजेपी का नाम ना, बीजेपी के फाउंडर हैं ये, और हिंदू महासभा के भी काफ़ी एक्टिव मेंबर थे। इनका बर्थ हुआ था वेस्ट बंगाल में। अब ये है भीमराव जी अम्बेडकर। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के और रिवॉल्यूशनरी थिंकर थे। कास्ट के खिलाफ काफ़ी बोलते थे, काफ़ी काम किया इन्होंने। फर्स्ट कैबिनेट के पहले लॉ मिनिस्टर थे हमारे देश के, और फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, रिपब्लिकन पार्टी के फाउंडर थे। चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी जो थे, इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? स्वतंत्र पार्टी। इंपॉर्टेंट, स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई है? गलत लिख दिया मैंने कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ने स्वतंत्र पार्टी बनाई है। तो ये हमारा इसमें आ गया। ट्रेस विद डेस्टिनी आप लोग पढ़ के देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये पढ़िएगा। तो इतना मतलब आपके चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ अभी इसको। अगर आप कहेंगे तो मैं आगे की वीडियोस में बना दूंगी। जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस के मेंबर थे। और सरोजिनी नायडू जो है पहली गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की। और सोमनाथ लाहिरी जो है वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। अब आगे है देखिए फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बस काम करते हैं, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, नहीं तो काफ़ी बड़ा सा वीडियो हो जाएगा, काफ़ी कुछ है इसमें भी करने के लिए। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।